देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट 2.0 के विस्तार की। क्या सरकार की छवि और निखरेगी इस विस्तार के बाद? इसी पर बहस कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी, डॉक्टर रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज मेरे साथ तीन डॉक्टर मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री का वो बयान और फिर आपको लिए चलूंगा गोरखपुर। मेरे साथ मिस्टर डॉक्टर एमएम सिंह जुड़ेंगे, ये भी एक डॉक्टर हैं गोरखपुर से। डॉक्टर एमएम सिंह जुड़ेंगे और उनसे सीधे बात करेंगे। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने नेताओं को क्या नसीहत दी थी वो भी जरा सुन लीजिए। आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचें, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरत। यहां भी देखना, आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे, पहली बार आए हैं और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना। और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते, दो चीज़ों से बचने के लिए कहते थे। वो कहते थे दो चीज़ों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखाश। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। खुद को तो बचा सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। तो छपास और दिखास नेता में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सीधे चलते हैं डॉक्टर सिंह के पास। डॉक्टर सिंह, क्या होनी चाहिए नेताओं में, छपास और दिखास की बात? डॉक्टर सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। बताइए, प्रधानमंत्री की बयान आपने सुना, क्या कहेंगे उसके बारे में? नेताओं को टीवी पर दिखना चाहिए और छपना चाहिए, इसकी क्या बीमारी होती है नेताओं में? जी सर, उनको अपना प्रचार करने का जो है एक तरीका होता है, लोगों में बने रहने का, टीवी पे बने रहने का, सुर्खियों में बने रहने का। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये सर हम कैसे कह सकते हैं, अच्छी बात है सर। लोगों के बीच में रहेंगे, लोग जानेंगे, पहचानेंगे। अच्छी बात है। चलिए इसी बात को लेकर राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी की यह सलाह सभी नेता मान लें तो हमारे सब पत्रकारों का क्या होगा? पत्रकारों का तो पहले ही बुरा हाल है, क्योंकि इस सरकार से कोई खबरें निकालना इतना टेढ़ा काम है, जो आप सब भी जानते ही होंगे कि जो पहले तो इस तरह का नहीं था। अभी तो कोई भी मंत्री मुंह खोलने से डरता है, कुछ भी बोलने से डरता है, वो पत्रकारों से मिलने से डरता है। और प्रधानमंत्री स्वयं पत्रकारों को पास पटकने नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। तो वो कितने भी बड़े हों, कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन एक लोकतंत्र में प्रेस से सवाल जवाब न करना, उससे मुखातिब न होना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि उनसे ज़्यादा दिखने और छपने की कला में माहिर बहुत कम लोग हुए हैं। तो ये एक विरोधाभास है। लेकिन ये बात एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोकतंत्र है उसमें जो ये सभी पार्टियों के सभी नेताओं पर लागू होती है, जो चुनकर आते हैं या नहीं भी चुनकर आए तो भी, लेकिन अगर वो आगे आ गए हैं, कि अगर वो थोड़े दिन कहीं उनको लेकर कहीं कोई चर्चा ना हो, वो मीडिया में दिखाई न दें या छपे नहीं, तो वो भीतर से परेशान महसूस करने लगते हैं, वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो ये जो प्रचार है, जिसे हम कहते हैं दिखास और छपास या दिखना या छपना, ये एक तरह की प्राणवायु है हर राजनीतिक नेता के लिए। तो इसको ध्यान में रखकर ही बात करें हम लोग तो अच्छा है। ये इसको कोई बहुत बुरा माने या कोई एक बड़े गुण के रूप में हम रखें, कोई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, रागिनी बहुत मुस्कुरा रही है। रागिनी, देखिए कला की बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बोले तो भी खबर है और बोले तो भी खबर है। अरे दीपक जी, लेकिन हाथी के दांत दिखाने और खाने के इतने अलग होंगे, ये भी तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अब आप देखिए कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट तक पर जो व्यक्ति अपनी फोटो छपवा रहा,
जो खाली टनल में हाथ हिला रहा हो, जो व्यक्ति अपने ही नाम की कढ़ाई का 10 लाख का सूट पहनता हो, जो अपनी माता जी के पैर छूने के लिए 50 फोटोग्राफर लेकर जाता हो, बीच कोरोना काल में बंगाल में रैली करते हुए भीड़ को एकत्रित देखकर शाबाशी दे रहा हो, वो छपास और दिखास के ऊपर अगर प्रवचन देंगे तो कौन उसको मानेगा? दीपक जी, हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? पर याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और बात सिखाई थी मोदी जी को, राजधर्म। आप लोग आजकल ये भी लगाते हैं कि नहीं मानी मोदी जी ने, और छपास और दिखास भी दूसरों के लिए है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अपने लिए नहीं है। तो 21 जून को जब एक बहुत बड़ा स्वांग रचा गया, 86 लाख टीकाकरण, जिससे पहले भाजपा शासित हर प्रदेश में हफ्तों तक टीके की गति को रोक दिया गया था, एक दिन पहले मध्य प्रदेश में केवल 962 लोगों का टीका हुआ था। उस दिन आप जानते हैं कितना इश्तेहारों में मोदी जी की फोटो छपी थी? हजारों करोड़ रुपयों का विज्ञापन एक ही दिन में दे दिया था मोदी सरकार ने। तो देखिए, मोदी सरकार ऑप्टिक्स में विश्वास रखती है। आपको वो भी याद होगा कि जब स्वच्छ भारत अभियान चला तो साफ सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली फोटो भी मोदी जी की आई। तो ये तमाम चीजें जो है, नजारों पर पूरा फोकस है, नतीजों पर नहीं। इसीलिए मोदी जी की छवि डूब रही है, इसीलिए ये सारा प्रपंच रचना पड़ रहा है। ठीक है, मैं दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा जो मेरे पूर्व संपादक ने मुझे कही है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी को जवाब देने का हक है, और आपकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा रहे थे। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात मैं राहुल देव जी की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र किस पार्टी में आज जिंदा है। प्रजातंत्र का ये मतलब नहीं है कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं या उनकी बात चले पार्टी में। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई किसी पद पे है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात चलना चाहिए। हमारा एक नेता है इस वक्त और उनके नेतृत्व में हमारा विश्वास है, हम उनकी बात पे चलते हैं, उनके काम को आचरण करते हैं, उनको देख के हम काम करते हैं। और आज अगला प्रधान भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा, कोई बता सकता है? प्रजातंत्र इसको कहते हैं। प्रजातंत्र उसको नहीं कहते कि एक गांधी परिवार ही सत्ता पे बैठा रहेगा। उनके अपने पार्टी के 23 नेता कह रहे हैं कि सत्ता छोड़ो, गद्दी छोड़ो अपनी, लेकिन वो कह रहे नहीं, चिपके रहेंगे, एक वही फिर से अध्यक्ष बनेंगे। तो प्रजातंत्र अगर आज कोई जिंदा है तो भारतीय जनता पार्टी में जिंदा है। और एक बार अरुण जी ने कहा था, टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड कोई प्रजातंत्र नहीं होता। टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, जिसको जनता ने अपने शीर्ष पे पद पे बैठाया है, उसका सम्मान करना, उसके बाद के आचरण को चलाना, इसको प्रजातंत्र कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जनसंवाद में आज प्रधानमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कम्युनिकेटर इन पॉलिटिकल सर्कल्स। तो जो राजनेता का सबसे बड़ा गुण है कि अपनी बात को अब प्रभावी ढंग से जनता में रखे और जनता की बात को अपने डिफरेंट संस्थाओं से सुने और अपनी नीतियों में समावेश करे। और यही प्रधानमंत्री की सक्षमता और सफलता का कारण है कि जनता की जिस सेक्टर की आवश्यकता है उसको सुन के इम्प्लीमेंट करते हैं। और ठीक है राहुल सर, आता हूं आपके। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं ठीक है राहुल सर, क्या आप कह रहे हैं? आपके लिए गोपाल जी ने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बेहतर उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। क्या आपको लगता है ऐसा? दीपक जी मुझसे पूछ रहे सवाल। दीपक जी मैं तो ये राहुल देव सर से है सवाल। फिर मैं आप दोनों के पास आता हूं, डॉक्टर अजीज खान एंड डॉक्टर सुनील सिंह। जी। अभी मुझे जवाब देना है दीपक? जी सर। अच्छा, नहीं, ये तो मानना पड़ेगा कि बाकी पार्टियों की तुलना में, चूंकि यहाँ पे एक परिवार नहीं चलता, परिवारवाद नहीं चलता, और पार्टी संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं, विधिवत समय पे चुनाव होते हैं, पूरी प्रक्रिया का पालन होता है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा और बिल्कुल निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी में ये लोकतंत्र है। और हर बार वहाँ ये पहले से गोपाल जी ठीक कह रहे हैं कि ये नहीं बताया जा सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो ये इतना श्रेय तो उनको देना पड़ेगा।
बाकी कौन सी इतनी पार्टियां हैं जो इसका दावा कर सकती हैं, इसके आधे का भी दावा कर सकती हैं? कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं कर सकती, समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती, शिवसेना बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बाकी और क्षेत्रीय दलों की बात कर दे, जेडीयू में ठीक है, वहाँ पे परिवारवाद उतना नहीं है, लेकिन ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन बाकी सब जगह अगर आप देखें तो उससे कौन सी पार्टी मुक्त है? मुक्त अपवाद स्वरूप ही ऐसी पार्टियां आपको मिलेंगी। आप राज्यों में चले जाएं, वहाँ भी यही हाल है। तो परिवार एक मतलब पार्टी चलाने में परिवारवाद भी एक भारतीय लोकतंत्र की एक परंपरा सी बन गया है, जो बहुत ही खराब है। दीपक जी, राजनीति में आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान, मेरा सीधा सवाल है, आप इस इल्जाम से नहीं भाग सकते कि आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से कैसे अलग है। डॉक्टर अजीज खान क्या कहेंगे? आपकी पार्टी नहीं, परिवार के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं के आधार पर कब, और उसमें भी झगड़े होते रहते हैं। अभी देखिए सर, झगड़े तो होते रहते, वो तो सब घर में होते हैं। सर मैं कहूं, अभी गोपाल जी ने जो सवाल किया, आंतरिक लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र तो है ही बीजेपी में, बड़ा लोकतंत्र है। अभी साहब जिस तरीके से योगी जी और माननीय मोदी जी में लोकतंत्र का आदान प्रदान हुआ, लिफाफों का दौर जारी हुआ, साहब लोकतंत्र है और दिख रहा है, देश में दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि साहब जो अभी छपास और दिखास की बात, छपास और दिखास गोपाल जी सुने मेरी बात साहब, जो पर उपदेश कुशल होते थे साहब, जो माननीय मोदी जी कह रहे थे साहब, वो इवेंट मैनेजमेंट साहब, मोदी जी से ज्यादा बेहतर इवेंट मैनेजमेंट, बीजेपी से ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता है साहब। 1 जुलाई को जिस तरीके से इवेंट मैनेज किया गया, अरे तो आप भी सीखिए ना भाई, अगर वो उनकी कला है तो आप भी सीखिए उस कला को। डॉक्टर खान, काम करने को इवेंट मैनेजमेंट वही कह रहा हूं मैं, अगर 86 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया सर, जुमलेबाजी नहीं कर सकता। नोएडा में साहब राजधानी के नाक के नीचे, अरे उसने कितनी ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म किया, वो नहीं समझ रहे। वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो पाया नोएडा में। 1 जुलाई को आप भी जानते हैं योगदान दिया, अयोध्या में जहाँ 2 सीटों से 351 का सफर आपने तय किया, अयोध्या में आपका वैक्सीनेशन फेल रहा, इवेंट मैनेजमेंट फेल रहा। मैं आपको बताऊं, अभी सुनील साहब कह रहे थे, सुनील जी कह रहे थे साहब कोरोना सेकंड फेज, अरे मैं फर्स्ट फेज पे आना चाहता हूं। जिस तरीके से मजदूर, छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर पैदल चल करके उनके पांव में छाले पड़ गए साहब, तमाम मौतें हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए। उनके लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं था, ना खाने का, ना चलने का, ना गाड़ियों का, ना किसी तरीके का इंतजाम। दीपक जी मैं जवाब देना मजदूरों को धोखा दिया आपने, मजदूरों को परेशान किया। रागिनी में आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह का मौका देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला इस चंक के अंदर। डॉक्टर सुनील सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मजदूरों को जिस तरीके क्या से वाकई पीड़ित किया जो गया, आरोप लग रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से बिहार में चली गई लाशें तैरकर, क्या हकीकत थी, बताइए उनका। उसके पहले 1 सेकंड में लेना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो दिखास और छपास की बात की थी, वो जो नवनियुक्त एमपी लोगों के लिए किया था कि आप काम पर ध्यान दें, दिखास और छपास आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। एक बात कहना उन्होंने अच्छा, मतलब मोदी जी के लिए दिखास छपास ठीक है, नए लोगों के लिए नहीं है। मोदी जी के लिए छपास दिखास ठीक है, मैंने तो कहा ही पर उपदेश कुशल दे रहे। दीपक जी उनको चुप कराइए ना। रागिनी जी के लिए एक बात बोलना भूल गए कि झूठास से भी बचना चाहिए। झूठास एक बड़ी समस्या है जिससे ग्रसित है कांग्रेस पार्टी। उनके जो राजकुमार हैं वो एक कोने में बैठ के ट्विटर बाबू ट्वीट करते हैं, जुलाई आ गई है। दीपक जी प्रजातंत्र में कोई राजकुमार नहीं होता है, ये अपनी मनोदशा दिखा रहे हैं। गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगी, मैं तो बीच में बोलूंगी अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। सफलतापूर्वक अच्छे से बहस करिए, तमीजदार बहस करिए। राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम नीतीश बाबू की पार्टी के प्रवक्ता, प्लीज अच्छे से बात करिए। राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम के प्रवक्ता है आप, जो कि कभी ईरान रुक जाता है, कभी उधर सुविधा के हिसाब से भाजपा के खिलाफ करते हैं, सेक्युलर नेता बन जाते हैं कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया। के डीएनए पर सवाल पूछने वाले मोदी जी की कोर्ट में जाकर बैठ जाते हैं। कृपया कर वैक्सीन से राजनीति नहीं करें। अब जदयू के प्रवक्ता के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। लाश बह के आने की, तो ये लाश जो उत्तर प्रदेश से और यहाँ की आई, ये लाश के बारे में लोग जान गए बाद में कि एक पंथ के लोग होते हैं, वो पंथ के लोग अपने लाश को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं।
इसके साथ ही अगर बताया गया परंपरा नहीं तो है, 2-4 साल ऐसी पहले कोई की भी परंपरा तस्वीर नहीं है। लाशें दफनाई नहीं जा सकी, लाशें जलाई नहीं जा सकी, 2-4 साल लाखों पहले की मौतें हो भी गई। एक इसके लिए आप सीन था, जिम्मेदार हैं, इसी तरह के इस पिक्चर आए, नरसंहार के लिए आप जिम्मेदार इसको लेकर के हैं, इन लाशों के लिए आप समाजवादी जिम्मेदार पार्टी हैं। आप बच नहीं लाशों सकते। की दीपक जी, राजनीति करके लास्ट कमेंट दे उत्तर दीजिए, ये जो प्रदेश आरोप से चुनाव आप लड़ना लग रहे चाहती हैं, है, ये लाखों जनता की इनको जो बिल्कुल राजनीति जवाब है ना, देगी। जिस अगर तरीके से सकारात्मक लाखों मुद्दे पर लाशें ये लड़े तो हमें लगता है बेहतर होगा। सकारात्मक और यही वैक्सीन मुद्दा के है बारे में कि आप मुद्दे से भाग रहे जिस हैं। तरह से दीपक जी, उत्तर प्रदेश जो आपके में चैनल के योगी माध्यम जी के से आप नेतृत्व में प्रदेश की जनता वैक्सीन- अच्छा, सब एक साथ नहीं प्लीज, सब एक साथ नहीं। डॉक्टर जी खान आप भी एक साथ, सुनील सिंह जी को कंप्लीट करने दीजिए। सुनील सिंह जी कंक्लूड करिए प्लीज। कमेंट दे दीजिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वैक्सीन से राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा कवच है। संभावित तीसरी लहर से सब लोग मिलकर, पक्ष प्रतिपक्ष सब मिलकर के हमको वैक्सीन संकोच को खत्म करना है। इसलिए वैक्सीन से गलत बयानी नहीं, वैक्सीन से दीपक झूठास जी, नहीं। इतने सारे सवाल कांग्रेस से पूछे गए, 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, डॉक्टर रागिनी नायक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पूर्व संपादक थे एसपी सिंह, वो कहा करते थे कि जो मालिक होता है ना, वो घर की नौकरानी को कहीं पे भी दिखा देता है कि देखिए यहां पर इतनी जगह आपने सफाई नहीं की है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जितनी भी आप उनकी आलोचना कर लें, जितने भी आप उनके बारे में चीजें निकाल लें, उससे उनके ही वोट बढ़ जाते हैं, कांग्रेस के कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं समझने में असफल रहता हूं। दीपक जी, एक बार चुनावी बहस करिएगा, उसका विषय, उसकी समीक्षा मैं करूंगी आपके साथ। और ये जल्दी से कह देती हूँ कि काट की हाँकी बार बार नहीं चलती। अभी वोट जो बढ़े हैं, ज्वार आता है तो उसके साथ घाटा भी आता है। अच्छा, जल्दी से जवाब देती हूँ। भाई, प्रजातंत्र का सवाल पूछिए कितने गुजरात में सालों संजय बाद जोशी आएगा? से, जिनका राजनीतिक करियर मोदी जी ने खत्म कर दिया। मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, अडवाणी जी से पूछिए, जसवंत सिंह जी से रागिनी जी, पूछिए, जिनको G23 पार्टी को से तो बाहर जवाब दे निकाल दिया दीजिए। गया। फिर सुन उनका लीजिए, पत्र अभी तक पेंडिंग पड़ा है। आप इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? 1 मिनट शांत तो रहिए ना। फिर आप और G23 को वंशवाद का जवाब दे प्रश्न दो ना। पूछिए, वंशवाद का प्रश्न पूछिए पंकजा मुंडे से, अनुराग ठाकुर से, पीयूष गोयल से और धर्मेंद्र प्रधान से। तो एक कहावत है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कभी हो गई भाजपा है में रागिनी जी। चरितार्थ होती है, लगातार दूसरों पर उंगली उठाते हैं, 3 उंगलियां अपने आप इनकी तरफ आ जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर सुनील सिंह ने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया इस बात का। उन्होंने कह दिया कि जो नए मंत्री आ रहे हैं, केवल उनके लिए मोदी जी ने कहा है कि छपास और विकास में मत ध्यान दीजिए, पर मोदी जी पर उन्हीं की कही हुई बातें लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो अधिनायकवादी हैं। और अधिनायकवादी नेता कैसा होता है? आप जो लागू सत्ता का कर लीजिए ना केंद्रीकरण पार्टी में करता है, अपने। जो दूसरों को उपदेश देता है, पर वो उपदेश अपने ऊपर कभी नहीं लागू होते। ठीक है, जैसे मैंने पहले गोपाल कहा कि अग्रवाल जी। वाजपेयी जी के उपदेश नहीं माने थे। तो इसी तरीके से केवल और केवल एक ऑप्टिक्स की राजनीति करना, एक इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करना और लगातार बोलते रहना, थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल्स मेक मच साउंड, वही मैं समझती हूँ सबसे अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की कमियों को उजागर करता है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है मुहावरों और ठीक है, कविताओं थोता से। चना बाजे घना, लेकिन आपने वो भी सुना होगा, समरथ को नहीं दोष गोसाई। आपने सुना है कि नहीं रागिनी नायक जी? मैंने तो ये भी सुना है, दीपक जी, मैंने तो ये भी सुना है कि संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो आज आपके चैनल पर बहुत सारी अभद्रता भी हुई, लेकिन मैं उसे स्वीकार ही नहीं करती। मैं वापस लौट आती हूँ और यही कांग्रेस पार्टी का जो मैं समझती हूँ सौहार्द है, समन्वय है। हम बुराई को रागिनी अपनाते जी, नहीं हैं। आपने सबको भारतीय भुजंग जनता कह पार्टी दिया के यहाँ पे, प्रवक्ता और क्या कह दिया? लगातार जितनी भी अभद्रता सब करें, भुजंग है और उनको आप चंदन है। आप चंदन है और सब भुजंग है, और इससे मैं ज्यादा आपको कह लोगों का देती हूँ, अपमान क्या मैं करेंगे आपकी आप? भी तारीफ कर देती हूँ, आपकी तारीफ कर देती हूँ। विश्व रस भरा कनक घट जैसे। लीजिए आप बता दीजिए। देखिए, मैं चलते चंदन चलते आपको कौन एक है? बात बोलता आप हूँ। कौन है यहाँ? पीले रंग का सोने का घड़ा, लेकिन जहर भरा हुआ है, क्योंकि मोदी जी के और भाजपा की विचारधारा की बात करेंगे आप, देश को विभाजित करने वाली विचारधारा की बात करेंगे। रागिनी जी से G23 रागिनी पत्र जी, का आप जवाब जितने लेना ये शब्द बोलेंगे उतने वोट बढ़ेंगे। देखिए रागिनी गोपाल जी जी, से आखिरी 30 G23 सेकंड प्लीज। ऐसा देखिए, होगा नहीं रागिनी आप जी कि से आप ऐसा चाहते हैं, G23 का जवाब ले आगे लीजिए। आज दीपक जी। देखिए, जनता में, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर कोई अपनी सत्ता पार्टी और परिवारवाद चलाना चाहेगा तो भारत में तो उसकी राजनीति नहीं चलेगी। अरे
पंकजा मुंडे को भारत सुनाइए में जाके प्रजातंत्र आप। की बहुत अनुराग- गहरी अनुराग मजबूत ठाकुर को जड़ें सुनाइए हैं। हिमाचल ठीक है, के बस चुनाव मैं यहीं पे परिणाम। रुकूंगा। सुनाइए। मेरे पास इतना ही वक्त है, चलते चलते हमारा आज का पोल क्या कहता है, नतीजे ये कहते हैं 91% लोग ये मानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से छवि और निखरेगी या नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि कल हमें देखना है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होता है, आगे सरकार काम कैसा करती है, तीसरी लहर की क्या तैयारी करती है। समय राजनीति में बदलते हुए देर नहीं लगती, और कहा जाता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। फिलहाल एक ब्रेक।